नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन पाठ से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात समतल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो जानते हैं जैसा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, और यह बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा है। ये वर्ष 2023 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक स्रोत, ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप, और ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी वायु में, और ऑप्शन नंबर डी है कांच में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कांच में। ध्यान रखेंगे, प्रकाश का वेग इस ऑप्शन के अनुसार डी कांच में न्यूनतम होगा, और प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, वह ठीक सामने लगा रहता है। ठीक है, लेकिन जो चालक होते हैं उसके बगल में जो दर्पण लगा रहता है वह साइड मिरर होता है, और वह उत्तल दर्पण की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर सवाल अपसारी की कहें कि आप किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उस स्थिति में उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से हम लोग जान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऋणात्मक। चूँकि अवतल दर्पण का फोकस प्रधान अक्ष के ध्रुव के बाईं ओर होता है, इसीलिए बाईं ओर होने के कारण यह ऋणात्मक होता है। जबकि उत्तल दर्पण का अगर फोकस की बात की जाए तो उत्तल दर्पण का फोकस दाहिनी ओर होने के कारण यह धनात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ध्यान रखें, हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु भी वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। तो इस सवाल के अनुसार अगर देखा जाए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो वस्तु आ रही है, तो उसके ठीक दूनी वेग से, अर्थात 10 दूना 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वह प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
10 मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है, जबकि समतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर बनाती है प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण वस्तु के आकार से भी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ध्यान रखें, अवतल दर्पण का उपयोग ही हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। इसका उपयोग चिकित्सकों के द्वारा भी किया जाता है, और गाड़ियों के सर्च लाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कणिका सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया? प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? ऑप्शन नंबर ए हाइगेंस, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, और ऑप्शन नंबर डी ब्रोगली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात न्यूटन के द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की व्याख्या की गई। ठीक, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत की व्याख्या न्यूटन ने किया, लेकिन प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में, वक्र रेखा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी रोमर ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था, और उन्होंने लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश के वेग को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए कांच में, जल में, नैफ्थलीन में, निर्वात में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र से, ऑप्शन नंबर बी प्रधान अक्ष से, ऑप्शन नंबर सी मुख्य फोकस से, और ऑप्शन नंबर डी ध्रुव से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए वस्तु के आकार के बराबर, ऑप्शन नंबर बी वस्तु के आकार से बड़ा, ऑप्शन नंबर सी वस्तु के आकार के आधा, और ऑप्शन नंबर डी वस्तु के आकार के 2 गुना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वस्तु के आकार के अगर आधा प्रतिबिंब, आधा दर्पण रहता है तो उसमें उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो दर्पण में, तो इसके लिए उसे 3 फीट के दर्पण की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सक नाक, कान एवं गले के रोगों के इलाज में करते हैं, क्योंकि इससे डॉक्टर जो भी होते हैं वह किसी छोटे चीज़ को भी बड़े आकार में दिख। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपतित किरण के परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे
जब आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित हो तो वह पुनः वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, अर्थात परावर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौटेगी, अर्थात उसके बीच जो कोण बनेगा वह कोण ऑप्शन नंबर बी अर्थात 0 डिग्री का होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण में किसी वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र और फोकस पर, और ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। ध्यान रखें, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, अवतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे, जिससे कि उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन होता है ऑप्शन नंबर ए +1, ऑप्शन नंबर बी +2, ऑप्शन नंबर सी -2, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग सोलर भट्टियों में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ध्यान रखें, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर भट्टियों में किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण अभिसारित प्रवृत्ति के होता है और वह सभी प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश के द्वैत प्रकृति को किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी हाइगेंस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, प्रकाश के द्वैत प्रकृति को डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, क्योंकि कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने और फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था, और इन्हीं दोनों सिद्धांतों को मिला करके प्रकाश की द्वैत प्रकृति की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंग और ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो ध्यान रखें, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग की भी होती है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चेहरे को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, चेहरे को देखने में जो हमारे घरों में प्रयुक्त होता है वो होता है समतल दर्पण। चेहरे को देखने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक प्रतिबिंब, सी दोनों और डी दोनों में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है? ए r = 2f, बी r = f/2 और ऑप्शन नंबर सी है f = 2r, ऑप्शन नंबर डी है f = 3r। तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात r = 2f। दर्पण सूत्र है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, अर्थात 1/v + 1/u = 1/f। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए अनंत पर, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी दर्पण के पीछे और ऑप्शन नंबर डी फोकस पर। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी अर्थात जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। आपतित किरण को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण पर मोड़ा जाए तो उसका परावर्तित किरण मुड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा पर मोड़ा जाए तो उसका जो परावर्तित किरण होती है वो उसके दोगुने कोण पर मुड़ती है, अर्थात 2 थीटा के कोण पर यह मुड़ जाएगा।